तो अब स्टार्ट करते हैं निमसेट प्रैक्टिस सेट 4। अब देखते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिस तरह के निमसेट में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल का है, और जिन्होंने भी डेफिनेट इंटीग्रल करा है तो उनको शायद ये चीज देख करके अजीब सा फंक्शन है, इसको देख के ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पे इवन ऑड हमें डिसाइड करना होता है कि क्या ये इवन है कि ये ऑड है। अच्छा, मॉड एक्स लेस देन 5 का मतलब क्या हुआ? x लाइज बिटवीन 5 से -5। ठीक है। तो x -5 से 5 होगा तो ऊपर वाला फंक्शन है, और अदरवाइज 5 फंक्शन है। तो इंटीग्रल 5 से 6 को -5 से 6 dx, इसको हम लिख सकते हैं, दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी। -5 से 5 fx dx और 5 से 6। अच्छा, -5 से 5 है तो ऊपर वाला फंक्शन है, और जब भी लिमिट इस तरह की सिमेट्रिकल दिखती है -a से a, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। और 5 के बाद अदरवाइज कौन सा फंक्शन है? 5। तो 5 से 6 के बीच में दिस इज 5 dx। अब इस फंक्शन को हम देखते हैं, इसमें x को -x से रिप्लेस कर दो। x को -x से रिप्लेस करेंगे, साइन ऑफ -x का होल क्यूब, तो e की पावर cos ऑफ -x e की पावर cos x हो जाएगा। और साइन ऑफ -x हमें पता होना चाहिए माइनस साइन x होता है, और इसका क्यूब कर देंगे तो एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो हेंस इट इज एन ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन -a से a में, वी शुड नो, हमें पता है कि अगर कोई ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन -a से a में क्या आता है? 0। तो दिस विल बी 0, ये 0 हो गया। 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे 5 से 6। तो इट्स आंसर इज 5 टाइम्स 6 minus 5, simply 5 into 1, 5 is the answer। इसका आंसर क्या आ गया? 5। थर्ड इज द आंसर। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है मैट्रिक्स का। क्या बोला गया है? एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, वही इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? तो एग्जाम में इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है। मतलब जो ट्रू नहीं है वो बताना है, तो इस बात को अंडरलाइन कर लेना हमेशा कि यहाँ पे उल्टा बताना है, जो सही है वो कैंसिल हो जाएगा और जो गलत है उसको टिक करना है। तो पहला ऑप्शन है ए इनवर्स। ए इनवर्स मैट्रिक्स का इनवर्स ले रहे हैं। मॉड ए का मतलब डिटर्मिनेंट की पावर -1 होता है। डिटर्मिनेंट जो आता है स्केलर होता है, मतलब ये 1 अपॉन मॉड ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट की, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू का रेसिप्रोकल। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ए इनवर्स एक मैट्रिक्स होगी और डिटर्मिनेंट एक वैल्यू आएगी और उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो एक स्केलर आएगा, सिंपली एक नंबर आएगा। तो एक मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं होती, तो पहला स्टेटमेंट टिक करा जाएगा क्योंकि ये गलत है। फर्स्ट इज रॉन्ग, तो इसको टिक करेंगे। तो आई थिंक आइडिया समझ में आ गया होगा। ए इनवर्स एक मैट्रिक्स है और मॉड ए मतलब डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है। ये इनवर्स नहीं है क्योंकि नंबर की पावर इनवर्स नहीं करते हैं, ये पावर -1 है। मैट्रिक्स की पावर -1 का मतलब इनवर्स होता है, नंबर की पावर -1 का मतलब सिंपली उसका रेसिप्रोकल होता है। अब सेकेंड और थर्ड प्रॉपर्टी सही है, सेकेंड प्रॉपर्टी भी सही है, थर्ड प्रॉपर्टी भी सही है। और मैट्रिक्स में ध्यान से देखो, इसकी प्रॉपर्टीज का प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बुक्स वगैरह में प्रूफ नहीं दिया होता है।
लेकिन एक बार हम लोग प्रूफ करते हैं, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं प्रॉपर्टी के प्रूफ से ही बनते हैं। हमें प्रूफ करना है ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। इसका प्रूफ नोट भी कर लेना, इंपॉर्टेंट होता है, बुक्स वगैरह में नहीं दिया होता है। टू प्रूव दैट, टीपीटी मतलब टू प्रूव दैट, ये प्रॉपर्टी होती है इनवर्स की, ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालो या ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालो, वो इक्वल आते हैं। और प्रूफ इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि मैक्सिमम हमने देखा है स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी काफी हद तक सिमिलर होती है। तो एक बार प्रूफ करने के बाद याद करना काफी आसान हो जाता है। अब हमें पता है ए का इनवर्स ए इनवर्स है, या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें, ये आई आता है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज भी इटसेल्फ एक मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स हुई, फिर ए ट्रांसपोज का इनवर्स, उसका इनवर्स हुआ, इसको मल्टीप्लाई करने पे आई आ जाएगा, सिंपली क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। अब क्या कर रहे हैं हम, नेक्स्ट स्टेप में इस पूरे का ट्रांसपोज ले रहे हैं, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई ट्रांसपोज। आई ट्रांसपोज क्या है, आई है। अच्छा, वी नो ए बी का ट्रांसपोज जो होता है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है। तो जब इस पूरे का ट्रांसपोज लोगे तुम, तो ध्यान से देखो ये कैसे आएगा, ए ट्रांसपोज का इनवर्स का ट्रांसपोज, लास्ट वाले का पहले ट्रांसपोज लिया जाता है, फिर फर्स्ट वाले का मतलब इसका ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और आई ट्रांसपोज आई होता ही है। अच्छा, वी नो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही आता है, ये प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से निकालेंगे, रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज करें, कॉलम्स को रोज में, तो फिर से वही आ जाएगा। तो दिस विल बी अगेन ए, तो ये आ रहा है ए ट्रांसपोज का इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई। अब इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो ए इनवर्स से। तो प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन इन प्रूफ्स पे ही बनते हैं। एंड वी नो ए इंटू ए इनवर्स होता है आई, और आई को सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे वही मैट्रिक्स फिर से रिपीट हो जाती है। दिस इज ए इनवर्स, और यहां से भी आई गायब हो जाएगी, क्योंकि आई को किसी भी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे वही मैट्रिक्स आ जाएगी, तो आई का रोल यहां से भी खत्म। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में फिर से इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए ट्रांसपोज का इनवर्स का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। हमें पता है दोबारा अगर ट्रांसपोज लिया है तो ये फिर से अंदर वाली मैट्रिक्स बन जाएगी, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट या थर्ड प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर दी। तो एक बार प्रूफ करने के बाद फिर याद करना रिलेटिवली इजी हो जाता है। तो हम रिकमेंड करेंगे इस तरह की जितनी भी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज हैं उनका प्रूफ एक बार जरूर करो, क्योंकि उसके बाद याद रखना रिलेटिवली इजियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम ये देख रहे हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, पढ़ी होगी, ए की पावर एन का इनवर्स इज ए इनवर्स की पावर एन। तो इसको भी एक बार प्रूफ कर ही लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है ए की पावर मैट्रिक्स की पावर एनी नेचुरल नंबर करें और उसका इनवर्स निकालें, या इनवर्स निकालने के बाद पावर नेचुरल नंबर करें, सेम आता है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हमें पता है किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए इनवर्स भी आई आएगा और ए इनवर्स इंटू ए भी आई आएगा। अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स की पावर अगर कोई भी नेचुरल नंबर करें तो वो भी इटसेल्फ एक मैट्रिक्स बनेगी। तो ए टू द पावर एन एक मैट्रिक्स है,
तो देखो कैसे प्रूव कर रहे हैं हम इसको। ए टू द पावर एन का इनवर्स, मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू मैट्रिक्स आई आता है। नेक्स्ट स्टेप में मैट्रिक्स का इनवर्स ए की पावर एन को तुम ऐसे लिखो, ए की पावर एन माइनस वन इंटू ए इज इक्वल टू आई लिख लो। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए की पावर एन स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एग्जिस्ट करता है, तो इस ए की पावर एन को हम ए की पावर एन माइनस वन इंटू ए लिख दें और इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर लें ए इनवर्स से, तो ए इंटू ए इनवर्स आई आ जाएगा और आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम मैट्रिक्स आएगी, तो आई लिखने की जरूरत नहीं है। तो बचेगा सिर्फ ए की पावर एन माइनस वन। क्या बचेगा? ए की पावर एन माइनस वन। अब ए की पावर एन माइनस वन को ए की पावर एन माइनस टू लिख लें इंटू ए लिख लें और ये ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर से फर्दर ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो, तो ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स मतलब ए इनवर्स का स्क्वायर, ए इंटू ए इनवर्स फिर से आई बनेगा और आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे सेम मैट्रिक्स आ जाएगी, तो ए की पावर एन का इनवर्स इज ए की पावर एन माइनस टू बच रहा है, ए की पावर एन माइनस टू को फिर से क्या लिख लें, ए की पावर एन माइनस थ्री इंटू ए इज ए इनवर्स का स्क्वायर। अब इसको ए इनवर्स से फिर से पोस्ट मल्टीप्लाई कर लें, तो ए इंटू ए इनवर्स फिर से आई आएगा, ठीक है। तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा क्या करना है। ये ए की पावर एन माइनस थ्री को रिड्यूस करते जाना है, तो अब ए इनवर्स से कितने बार मल्टीप्लाई करें, ए इनवर्स से एन माइनस थ्री बार और मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इनवर्स से एन माइनस थ्री टाइम्स और जब पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे कंसेक्यूटिवली, तो ए इनवर्स से एन माइनस थ्री बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एन बाहर आ जाएगा, एन इज अ नेचुरल नंबर। तो ये प्रूव हो गया। तो अब आई थिंक याद करना आसान रहेगा तुम लोगों के लिए, ए की पावर कोई भी नेचुरल नंबर करें और इनवर्स करें इज इक्वल टू ए इनवर्स की पावर एन करें, ए इनवर्स निकाल लें और फिर पावर करें स्क्वायर क्यूब फोर, तो सेम वैल्यू आती है। तो एक प्रॉपर्टी ये हमें याद हो गई अच्छे से। दूसरी प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालो या ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालो, सेम आता है। तो हम रिकमेंड करेंगे प्रूफ एक बार अपने आप करके देखो, इससे प्रॉपर्टी याद करना रिलेटिवली इजी हो जाता है, आगे के लिए हमेशा याद रहती है। वरना फिर काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिमिलर जैसी लगती हैं, याद करने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो इट्स आंसर इज फर्स्ट, फर्स्ट गलत है, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जीएक्स का डिफरेंशिएशन ये e टू द पावर साइन एक्स अपॉन एक्स आ रहा है, तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो e टू द पावर साइन एक्स dx, साइन एक्स अपॉन एक्स dx का इंटीग्रेशन gx आ जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, सिंपल। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, अच्छा क्वेश्चन है। अंदर वाले पे फोकस करो, e 5 इंटू ई टू द पावर एक्स, सॉरी e टू द पावर साइन एक्स टू द पावर 5। क्लियरली हमारा फोकस जा रहा है x की पावर 5 पे, x की पावर 5 को t एज्यूम कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 5x की पावर 4 dx इज इक्वल टू dt, 5 dx dt अपॉन x टू द पावर 4। ठीक है, और जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं इंटीग्रल में तो लिमिट्स करस्पॉन्डिंगली चेंज होती है। x को जरा 1 रखो, लोअर लिमिट क्या है 1, x को 1 रखेंगे t 1 आएगा, x को 2 रखो,
यहाँ पे x को 2 रखो तो 2 की पावर 5 होता है, 32 आएगा। 5 dx की जगह x की पावर 5 को t लिया है तो sin t, 5 dx की जगह dt अपॉन x की पावर 4, x तो ऑलरेडी था यहाँ पे, तो ये बन गया तुम्हारा x की पावर 5, और x की पावर 5 क्या ले रखा है हमने, t। e टू द पावर साइन x अपॉन x का इंटीग्रेशन gx होगा, तो e की पावर साइन t अपॉन t का इंटीग्रेशन gt होगा। वन से 32, g32 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये आंसर तुम्हें gk/2 माइनस g1 दे रखा है, तो कंपेयर करा लेते हैं इसको gk/2 माइनस g1 से, तो k/2 हो जाएगा 32, तो यहां से k आ जाएगा 64, सिंपल। तो इट्स आंसर इज 64, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो आई थिंक ये आइडिया लग गया। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं निमसेट में हर ईयर कुछ ना कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, तो एक्स प्लस वाई बताना है, तो सिंपली हम पहले तो ए ट्रांसपोज निकाल लें। ए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो x32 लिख लो, ठीक है, यह आ जाएगा -3, R1 C1 में कन्वर्ट हो गया, R2 C2 में कन्वर्ट हो गया, R3 C3 में कन्वर्ट हो जाएगा, -2 7 0। aij को aj से रिप्लेस कर देते हैं, ये दोनों एलिमेंट इंटरचेंज हो जाते हैं, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। और बाय द वे यहाँ पे aij माइनस aj के इक्वल है, चलो कोई बात नहीं। तो बाय द वे इसका मतलब होता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होते हैं, तो x प्लस वाई जीरो आएगा। चलो एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं। a इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे सारे एलिमेंट माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 -3 -y -7 -2 7 0। तो बाय द वे हम ये भी कर सकते थे, a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। इसमें इसको जोड़ देते हैं, इसमें इसको जोड़ेंगे तो देखो क्या आएगा, 2x आएगा, 3 में -3 जोड़ोगे 0 हो जाएगा, 2 में -2 0, -3 3 0, -2 2 0, y जोड़ेंगे ट्वाइस y, 7 एंड -7 0, यहाँ पे -7 7 0 0 0, और ये नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स क्या होती है, 0 0 0 0 0 0। तो ऑब्वियसली कंपेयर कराओगे तो x और y दोनों 0 आएंगे, और वैसे ये प्रॉपर्टी हमें पता ही है, a ट्रांसपोज अगर -a के इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब ये होता है कि डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होंगे, तो इट्स आंसर इज 3 सिंपली। तो वो यहीं से दिख रहा था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होंगे, तो x और y भी 0 होगा, सम 0 आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रूट x, तो यहां पे एक चीज हम कर सकते थे, रूट x को या x को t² ले लो, तो dx हो जाएगा 2t dt,
एक्स को रख दो 4, एक्स को रख देंगे 4 तो टी स्क्वायर 4 मतलब t2, 9 रखेंगे 3, 2t dt, ये t आ जाएगा, ये 1 प्लस t आ जाएगा, तो दिस इज ln t प्लस 1, 3 रखेंगे ln 4, 2 रखेंगे ln 3, तो दिस इज ln 4/3, तो इट्स आंसर इज सिंपली 4। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बस देख के थोड़ा घबरा जाते हैं लोग, लेकिन ये दिख रहा है 1 to 4 जीपी है। जीपी का सम क्या होता है? फर्स्ट टर्म 1 है, 1 माइनस कॉमन रेशियो 2 है, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, 2 की पावर n अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो दिस इज फाइनली 2 की पावर n माइनस 1। बी भी देखो 1 3 9 जीपी बन रही है, फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो 3 का है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, ऊपर नीचे से माइनस साइन कॉमन ले लो तो 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2। फिर सी में भी ये जीपी बन रही है, 5 का कॉमन रेशियो है, 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो दैट इज 5 की पावर n माइनस 1 अपॉन 4। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है तो ए बी सी की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। ए रख दिया हमने ये 2 की पावर n माइनस 1, 2b, b की जगह ये रखोगे 2b करोगे तो ये क्या बचेगा? 3 की पावर n माइनस 1, 4c, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 5 की पावर n माइनस 1, 2 2 2, 2 की पावर n, 3 की पावर n, 5 की पावर n। ठीक है, अगर हम R1 से या R3 से R1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो लास्ट R1 सब्ट्रैक्ट कर दें R3 से, R1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये जो लास्ट रो है ये 1 1 1 दिखने लग जाएगी। देख लो, पूरा नहीं लिख रहे हैं, लास्ट रो क्या दिखेगी? 1 1 1, और यहां से अगर 2 कॉमन लेंगे तो सेकेंड रो भी क्या आ जाएगी? 1 1 1, और दोनों रोज अगर सेम है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? सिंपली 0। थर्ड इज द आंसर, इसका आंसर थर्ड हो गया। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, -√3 से √3 लिमिट है, 1 प्लस ई की पावर एक्स 1। अच्छा, ये दोनों डिफरेंट कैटेगरी के फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक, तो एक का हटना जरूरी है। तो एक जो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल में, ए से बी एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाता है, क्योंकि ये इवन ऑड तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। सिमेट्रिकल लिमिट में पहला थॉट आता है इवन ऑड, इवन ऑड तो है नहीं, तो सेकंड थॉट में जब कुछ नहीं समझ में आए तो ये प्रॉपर्टी लगाना सही रहता है, ए प्लस बी माइनस एक्स। तो यहां से देखो इंटीग्रल क्या आएगा, आई इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस √3 और √3 ऐड करने पे 0 आ जाएगा, 0 माइनस एक्स, तो x मतलब एफ एक्स को रिप्लेस कर देंगे f माइनस एक्स से, f माइनस एक्स का मतलब ये हुआ कि x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, e की पावर माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, e की पावर x dx,
1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस i और इस i को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 1 है और यहाँ e की पावर x है, तो जब हम ऐड करेंगे इसको ट्वाइस e तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस e टू द पावर x, मतलब बेसिकली इस i को जोड़ेंगे, दिस i प्लस दिस i, इन दोनों को ऐड करेंगे 1 प्लस 2 तो ट्वाइस i, ये आ गया। तो i आ जाएगा 1/2 माइनस √3 से √3 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स x माइनस √3 से √3। अब हम अपर लिमिट पहले ले लेते हैं, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स माइनस √3। tan इनवर्स √3 होता है π/3 और tan इनवर्स माइनस √3 होता है माइनस π/3। 2π/3 को 2 से इस 2 से डिवाइड करेंगे तो इट्स आंसर विल बी π/3। इसका आंसर क्या आ रहा है? π/3। सेकेंड इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन तो कुछ खास नहीं है। बेसिकली यहाँ पे पावर थोड़ी मतलब जो लिमिट्स है वो थोड़ी खतरनाक कर दी गई हैं। 61 π/6, 61 से हमें 60 पाई प्लस π/6 कर लेना चाहिए। तो दिस इज 10 पाई प्लस π/6। अच्छा, 10 पाई मतलब 2n पाई। 2n पाई जब भी हम जाएंगे तो हमेशा 2n पाई के बाद 2 पाई के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट आया, दिस इज 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। 4 पाई फिर से करो, 4 पाई प्लस थीटा फिर सेकेंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। 6 पाई प्लस थीटा फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, तो 2n पाई प्लस थीटा करेंगे तो हमेशा हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। इसमें हम साइन 10 पाई प्लस π/6 करें तो साइन π/6 ही आएगा, कॉस करें तो कॉस π/6 आएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। 31 π/6 को क्या लिखोगे? 30 पाई, सॉरी π/3 है, दिस इज 3 प्लस π/3, तो दिस इज 10 पाई प्लस π/3। 10 पाई प्लस π/3 फिर से 2n पाई प्लस थीटा हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा। अब 1/1 हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। साइन एक्स का आता है कॉस एक्स इंटीग्रेशन, माइनस साइन हमेशा बाहर रखो जिससे लिमिट में कभी प्रॉब्लम ना आए। लोअर लिमिट है 61 π/6, 61 π/6 इज 10 पाई प्लस π/6 and then 31 π/6, 31 π/6 is 10 पाई प्लस π/3। तो इसमें जब हम लिमिट ले रहे हैं तो ये बन रहा है cos 10 पाई प्लस π/3 माइनस cos 10 पाई प्लस π/6 और cos 2n पाई प्लस थीटा एक cos थीटा ही आएगा, दैट इज cos π/3 और ये cos π/6 आएगा। ठीक है, अब हम cos x को इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू भी रख लेते हैं यहाँ पे। इसकी वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो cos π/3 होता है हाफ और cos π/6 होता है √3/2, तो दिस इज √3 - 1/2 आंसर आ रहा है।
अब cos x को इसी सेम लिमिट में इंटीग्रेट करना है। cos x को इंटीग्रेट करना है तो cos x का इंटीग्रेशन हमें पता होना चाहिए sin x आता है। अपर लिमिट है 10 पाई प्लस पाई बाई 3, लोअर लिमिट है 10 पाई प्लस पाई बाई 6। अब हम लिमिट लेंगे तो साइन 10 पाई प्लस पाई बाई 3 माइनस साइन 10 पाई प्लस पाई बाई 6। साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है तो साइन पाई बाई 3 और ये साइन पाई बाई 6। तो ये √3/2 माइनस 1/2 ये भी यही बन जाएगा। ऐड करने पे दोनों को आ जाएगा फाइनली √3 माइनस 1। क्या आ जाएगा? √3 माइनस 1। तो इट्स आंसर इज 3rd। तो इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा लिमिट में ट्विस्ट कर दिया था और कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप होता है ऑब्जेक्टिव पेपर में। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, इसका क्या तरीका होता है? डेफिनेट इंटीग्रल का ये चैप्टर है। n प्लस 0 n प्लस 1 ये सम है। n प्लस 2 से लेके 3n कब आएगा? n प्लस 2n करने पर। तो दिस इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन 1 अपॉन n प्लस r। r की वैल्यू 0 से लेके 2n तक वेरी कर रही है। r देख रहे हो 0 1 2 से लेके 2n तक जा रहा है। लिमिट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम में हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? इसके बाद 1 अपॉन n प्लस r आ रहा है, यहां से n कॉमन ले लो तो 1 अपॉन 1 प्लस r बाय n 1 बाय n आ जाता है। 1 बाय n को dx रखते हैं, r बाय n को x रखते हैं। 1 बाय n को dx रखते हैं, r बाय n को x रखते हैं। लिमिट ऑफ सम को हम कन्वर्ट कर देते हैं इंटीग्रल साइन। दिस कन्वर्ट टू इंटीग्रल साइन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 1 बाय n हो गया dx। अच्छा, ये जो लिमिट होती है वो x पे होती है और x है क्या? r बाय n। r की लोअर लिमिट 0 है तो 0 बाय n 0 आ गया। r की अपर लिमिट 2n है तो 2n बाय n 2 आ गया तो दिस इज 2। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन ln 1 प्लस एक्स 0 से 2 तो आ जाएगा ln x को 2 रखोगे तो ln 3 माइनस ln 1। ln 1 होता है 0 तो इट्स आंसर इज फाइनली ln 3। 4th इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन था इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर t। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, t को एलिमिनेट कर देते हैं। cos t आ रहा है y/2 तो वी नो साइन स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t 1 होता है तो साइन स्क्वायर t तो x है, cos स्क्वायर t क्या हो जाएगा? y²/4 इज इक्वल टू 1। तो y² इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 4। और ये आई थिंक हमें पता होना चाहिए ये पैराबोला होता है। दिस इज अ पैराबोला, माइनस साइन कॉमन ले लो तो y² इज इक्वल टू -4ax। ये एक पैराबोला। सेकेंड इज अ पैराबोला। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, मॉड लगा है और बिना मॉड साइन हटाए ना तो इंटीग्रल होता है, ना तो इंटीग्रेशन होता है, ना ही डिफरेंशिएशन होता है। तो इसके लिए हम इसको ग्राफ से कर लेते हैं, थोड़ा सा समझना आसान हो जाता है। साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, जीरो पाई, 2 पाई, माइनस पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब अगर हम साइन पाई एक्स का ग्राफ बनाना चाहें तो उसमें होता ये कि जितने भी एंगल दिख रहे हैं, एक्स से क्या मल्टीप्लाई है, पाई, सारे एंगल को तुम पाई से डिवाइड कर दो साइन एक्स के ग्राफ में। तो सारे एंगल को अगर हम पाई से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, दिस इज -1, दिस इज 3/2, दिस इज 2। हमें इंटीग्रेट क्या करना है, देखते हैं। इंटीग्रेट करना है -1 से 3/2 मॉड साइन पाई एक्स। अच्छा, मॉड अगर लगाए तो पाई एक्स को तुम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते कि पाई एक्स को टी रख दिया, इस बात का ध्यान रखना। अब मॉड का कंसेप्ट हमें पता है, जो भी पार्ट नीचे है वो नेगेटिव है, दिस इज नेगेटिव पार्ट, जो पार्ट ऊपर है वो पॉजिटिव है, ग्रीन कलर से पॉजिटिव बन गया, 3/2 तक जा रहा है, तो 1 से 3/2 में फिर से नेगेटिव। तो इसको देखो कैसे कर रहे हैं, -1 से 0, साइन पाई एक्स नेगेटिव है तो ये विथ माइनस साइन आएगा, पाई एक्स डी एक्स, फिर प्लस 0 से 1, ग्राफ में देखो पॉजिटिव है तो ये प्लस साइन के साथ आएगा, साइन पाई एक्स डी एक्स, देन 1 से 3/2 फिर नेगेटिव है तो विथ माइनस साइन आएगा, माइनस साइन पाई एक्स डी एक्स। अच्छा, साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई एक्स डिवाइड बाई पाई, तो माइनस साइन आएगा तो ये माइनस ऑलरेडी लगा है तो ये 1/पाई कॉस पाई एक्स, -1 से 0, फिर माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस साइन ऑलरेडी लगा है, -1/पाई कॉस पाई एक्स 0 से 1, फिर यहाँ माइनस साइन लगा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/पाई कॉस पाई एक्स 1 से 3/2, तो पूरे से 1/पाई कॉमन ले लेते हैं ओवरऑल। अब यहां पे लिखते हैं cos 0 माइनस कॉस माइनस पाई, एक्स को -1 रखेंगे माइनस पाई हो जाएगा, ये एक पार्ट हो गया। फिर माइनस साइन आ रहा है, 1 रखोगे cos पाई, 0 रखेंगे cos 0, फिर प्लस साइन आ रहा है, माइनस साइन ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, अच्छा माइनस गायब हो चुका है, ठीक है, cos 3π/2 माइनस cos पाई, cos 0 1 होता है, cos पाई, ये cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होगा तो cos पाई बचेगा, cos पाई -1 होता है, फिर माइनस cos पाई -1 होता है, cos 0 1 होता है, cos 3π/2 0 आता है, cos ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 0 आता है, cos पाई फिर -1 होता है तो +1 हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये भी 2, ये 1, तो ये आ रहा है ओवर 5/पाई, ये सारे नंबर आ रहे हैं 5, तो दिस इज फाइनली 5/पाई। तो इस तरह की क्वेश्चन ग्राफिकली ज्यादा बेटर रहता है सॉल्व करना।
फोर्थ इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैराबोला का क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसका वर्टेक्स हुज वर्टेक्स इज, बना लेते हैं वर्टेक्स 5,4 कहीं यहां मान लेते हैं, और फोकस 3,4, तो पीछे की तरफ है फोकस। और इसमें खास बात क्या दे रखी है, खास चीज जो यहाँ पे है, y कोऑर्डिनेट सेम है तो ये शिफ्टेड पैराबोला बनेगा। और ये जो पैराबोला होता है वो ऐसा होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अगर पैराबोला पढ़ा है, ये वर्टेक्स है, शिफ्ट करा लें अल्फा बीटा पे, तो y माइनस बीटा का होल स्क्वायर -4a, a होता है डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, vf आ कितना रहा है, 3,4 से 5,4 के बीच की डिस्टेंस 2 आ रही है। बीटा क्या है, 4 है, y माइनस 4 का होल स्क्वायर -8 x माइनस 5 -8x प्लस 40, यह आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 16 -8y -8x प्लस 40, तो दिस इज y स्क्वायर प्लस 8x -8y -24 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द आंसर, सिंपल, थर्ड इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट का है। लिमिट का क्या तरीका होता है, जिस पे भी लिमिट लगी है उठा के यहाँ पे रख दो। अगर यहाँ 0 रख दिया तो 0 से 0 लिमिट जब भी इंटीग्रेट करा जाएगा 0 आएगा। डिनोमिनेटर में भी 0 रखने पे 0 आएगा। तो ऐसे केस में 0/0 के केस में एल हॉस्पिटल लगा देते हैं, और यहाँ लगना भी है क्योंकि लेबनीज फॉर्मूला लगता है इसमें। इंटीग्रेशन को अगर डिफरेंशिएट करना होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है, लेबनीज फॉर्मूला। क्या होता है लेबनीज फॉर्मूला, अपर लिमिट है एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट यहां पे तुम्हें दे रखी है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को टी के प्लेस पे रख देंगे, तो कॉस ऑफ टी के प्लेस पे एक्स स्क्वायर रखोगे, टी का स्क्वायर ऑलरेडी है, और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देते हैं, माइनस टी के प्लेस पे 0 रख दो और 0 को डिफरेंशिएट कर दो डिनोमिनेटर में। इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लो, एक्स साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं लिमिट का फॉर्मूला लगाने के लिए। ये तो 0 हो ही गया, एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो बनेगा कॉस एक्स टू द पावर 4 2 टाइम्स, यहां से भी एक्स से डिवाइड करा है तो ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय एक्स। 0 रखने पे साइन 0/0 1 आ जाएगा, कॉस 0 1 होगा तो ये 2 आ गया, ये भी कॉस 0 1 होगा तो 1 + 1 2, तो दिस इज फाइनली आंसर 1। इसका आंसर क्या आ गया, 1। तो लेबनीज फॉर्मूले का यूज है लिमिट्स में। तो ये सब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, कोई भी ऑब्जेक्टिव पेपर बनता है तो इसी पैटर्न पे बनता है, इस तरह के ही वेरिएशन एग्जाम में होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ASB is the focal chord of parabola such that AS लेंथ दे रखा है, SB दे रखा है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम पैराबोला का बताना है। तो पैराबोला में सबने पढ़ा होगा, फोकल कॉर्ड है P, Q, R,
ये लेंथ b है, ये लेंथ c है, तो सेमी लेटस रेक्टम इज हार्मोनिक मीन ऑफ बी एंड सी। नहीं पढ़ा है तो अभी याद कर लो। सेमी लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम यूजुअली क्या होता है स्टैंडर्ड पैराबोला में, 4a होता है, तो उसका आधा हार्मोनिक मीन ऑफ एच एम ऑफ बी एंड सी। तो ठीक है, यहां पे भी यही दे रखा है इन्होंने, ए एस बी मतलब फोकल कॉर्ड है, एस फोकस है, AS2 है, SB4 है, तो सेमी लैटिस रेक्टम टू टाइम्स BC मतलब 2 into 4 अपॉन 2 plus 4, तो ये आ रहा है तुम्हारा 16 by 6, तो दिस इज 8 by 3। लैटिस रेक्टम सेमी लैटिस रेक्टम का डबल हो जाएगा, दैट इज 16 by 3। तो सिंपली इस रिजल्ट पे है, अगर रिजल्ट याद है तो कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, कॉट को कन्वर्ट करोगे तो कॉस अपॉन साइन बन जाएगा, बेसिकली ये बन जाएगा π/8 से 3π/8। और जिसने भी अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो इसका फॉर्मेट स्टूडेंट को नजर आ रहा होगा कि किस फॉर्मेट में है। यहाँ पे भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हैं, cos x dx। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें 3π/2 एंड 3π/8 एंड π/8 को, तो 3π/8 एंड π/8 दैट इज π/2। ठीक है, तो यहां पे एक फॉर्मूला होता है a से b fx dx f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx, यह आता है b माइनस a डिवाइड बाई 2। तो इन दोनों को ऐड करोगे अगर, तो ये π/2 ही आ रहा है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करो और fx ये है, fx ये है, और f ऑफ π/2 माइनस एक्स मतलब क्यूब रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। तो f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स ये है, तो ये इसी फॉर्मेट में है क्वेश्चन। तो इसका आंसर सिंपली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 ऊपर आ जाएगा 2π/8 मतलब π/4, तो दिस इज फाइनली π/8। तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, या फिर हम ये कर सकते हैं, ये फॉर्म आ गया I, तुम्हें पता है a से b fx dx को हम प्रॉपर्टी से a प्लस बी माइनस एक्स dx लिख सकते हैं। तो ये लगा दोगे तो ऊपर ये कॉस बन जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर सेम रहेगा, i प्लस आई कर देंगे ट्वाइस i जो कि 1 आ जाएगा। तो आई थिंक ये बेसिक क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल का, अगर पढ़ाई करी है तो ये करा जरूर होगा। तो यहां से भी आंसर सीधे सीधे दिस माइनस दिस बाई 2 आ जाएगा, i इज इक्वल टू 3π/8 माइनस π/8। तो इट्स आंसर इज 4th, इट्स आंसर इज 4th, सिंपल। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए।
अब नेक्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो कंप्लीटली पूरी तरह से ट्रिक पे बेस्ड होगा।